नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ठीक है, देखिए मैंने आप लोग से कहा था कि मैं आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक में मॉडर्न डायनेस्टी या मॉडर्न एम्पायर वगैरह का पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये इवेंट हो जाता है 600 बीसी के आसपास। तो हमारे लिए ये पहले पढ़ना है। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि महाजनपद एरा जो स्टार्ट होता है वो लगभग इसी टाइम पे स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड इनफैक्ट जो बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट है उसी के अंदर से हम लोग को पता चलता है कि इस तरीके की चीज़ें मतलब महाजनपद बनने की जो प्रोसेस है वो उभर के आती है उस समय के 16 महाजनपद। पिछला वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। जस्ट इन केस नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको विजिट कर लीजिएगा। तो उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरीके से बनना क्या हुआ कैसे कैसे, तो उसमें मैंने इसका रेफरेंस दिया था। तो इसको पहले कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे मॉडर्न एम्पायर्स का, क्योंकि उसके बाद फिर एम्पायर फॉर्मेशन एंड फिर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगा। तो एक अलग सेक्शन हो जाएगा, तो ये रह जाएगा तो वो फिर रह ही जाएगा। ठीक है, फिर आगे जाके जब एंडिंग में बताऊंगा तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। उससे बेटर है कि यहीं पे इसको खत्म करके आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। फर्स्ट ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, कॉजेस ऑफ द ओरिजिन क्या है। इसको अर्बन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको अर्बन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है एंड एंटी ब्राह्मणिज रेवोल्यूशन वगैरह जैसे टर्म्स से भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके ओरिजिन का कॉज क्या है। सबसे पहला, एक्सपेंसिव कॉम्प्लिकेटेड वैदिक रिचुअल्स। मैंने आपको बताया था सेकंड जो फेज होता है आपका वैदिक लेता वैदिक पार्ट जो है उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाते हैं। हर एक चीज़ में रिजिडिटी आती चली जाती है, वुमेन्स के कंडीशन डिटोरिएट होते चले जाते हैं और हर चीज़ के लिए ब्राह्मिस्ट जो सुप्रीमेसी है वो ज़्यादा होता चला जाता है। ब्राह्मणिज्म वे गिवन मोर इम्पोर्टेंस, और जो क्या बोलते हैं आपका जो चतुर्वर्ण सिस्टम है, जो आपके 4 वर्ण सिस्टम है, उसमें से ब्राह्मण्स बिकेम द सुप्रीम। ठीक है, उनका कहा हुआ आपको मानना पड़ेगा एंड दे बिकेम द ऑर्डर। एक तरीके से कि हाँ, उनका जो उन्होंने जो कह दिया वो मतलब पत्थर की लकीर, मेरा वचन ही मेरा शासन, शिवकावनी देवी की तरह काम हो जाएगा कि जो वो कह रहे हैं वैसा ही होगा। और उन्हीं के पास ये अथॉरिटी रह जाएगी वेदास को पढ़ना समझना और उनको डिफाइन करने का काम कौन कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। दो क्षत्रिय कैन रीड द वैदिक टेक्स्ट, लेकिन उसको डिफाइन करने का अधिकार उनके पास नहीं है। एंड द सेकंड मतलब जो आपके वैश्य और शूद्र होते थे उनकी कंडीशन तो और भी बुरी थी। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम आती है कि एक डिसकंटेंट पैदा होता है। मैं आप लोगों को एक और एनालॉजी से बताना चाहूँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल एक एक सोसाइटी है जिसके अंदर एक ब्राह्मणिस्ट है। ठीक है, ब्राह्मणिज्म का वो है बोलबाला है, इनको सब लोग प्रे किए जा रहे हैं। एंड सेकंड है जो कि इस पूरे सोसाइटी का रखवाला टाइप का है। ठीक है, एंड थर्ड फेज पे आ रहा है अर्नर। ठीक है, जो पैसे कमा के दे रहा है, वैश्य। ठीक है, ये पैसे कमा के दे रहा है। एंड फोर्थ वन आर द जो हेल्प कर रहा है। इन तीनों सेक्शंस को अपने अपने काम में, इनके कामों में ये हेल्प कर रहे हैं, उनके मेंटेनेंस का सारा काम ये कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो नीचे का लोअर रंग है इसके पास ये होगा कि भाई पैसे मैं कमा रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यही दोनों तो मेहनत कर रहे हैं, मतलब मेहनत ठीक है ऊपर वाले भी कर रहे हैं, ये पढ़ाई में दिमाग लगा रहे हैं और ये एक्चुअल वॉरफेयर वगैरह में काम कर रहे हैं। लेकिन जो पैसे कमाने का काम है, जिसके पास इकोनॉमिक पावर है, ही शुड रूल द वर्ल्ड। ऐसा ही आज का तो यही सिस्टम है कि यूएसए क्यों आगे है, क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक पावर है। इकोनॉमिक पावर है तो वो अभी अदर पावर्स को जनरेट कर सकता है, जैसे कि आपका डिफेंसिव पावर्स है, मिलिट्री पावर्स है, ये सब को जनरेट कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल पावर्स है, आर&डी पावर्स है, ये मेडिकल पावर्स है, ये सब कहाँ से जनरेट हो रहा है आपके पास जब इकोनॉमिक पावर है। इकोनॉमिक पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है कि वैश्य जो वर्ग है उसके पास पैसे हैं, वो पैसे कमा के दे रहा है, वो टैक्सेस पे कर रहा है, वो रेवेन्यू पे कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एम्पायर काम कर रहा है। एंड सेकंड जो आपका लास्ट रंग है आपका क्या बोलते हैं शूद्रास, दे आर द हेल्पिंग। ठीक है, दे आर द एक्चुअल रनर्स ऑफ द इकोनॉमी। वो क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी को स्मूथ रन करने के लिए साफ सफाई मेंटेन करके रखना, गंदा जो पूरे के पूरे विलेज से निकल रहा है, टाउन से निकल रहा है, उसको क्लीन करके रखना, जो मेंटेनेंस वाला काम है, साफ सफाई क्लियर रखना, ये सब करने का कार्यक्रम किसका है, वो इनका काम है। ठीक है, इनफैक्ट दे यूज टू हेल्प इन द वैदिक रिचुअल्स वगैरह में भी इनके हेल्प करने का प्रावधान होता था कि कोई भी वैदिक रिचुअल होता था तो लकड़ियाँ काट के लेके आना, आग वगैरह में सेटअप वगैरह करना, वेदी वगैरह बनाना, उसके बाद आसपास के सेटअप वगैरह सेटअप करना, वो सब कुछ में इनका काम होता था। तो आप देख रहे हैं कि इन लोग का एक्चुअल काम बढ़ता चला जा रहा है, इनका काम बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर से इनके ऊपर डोमिनेशन भी ज़्यादा होता चला जा रहा है और ऊपर से इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लगाया जा रहा है, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, वैसा ही करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली एक ब्रेकडाउन होने ही वाला था
आज नहीं तो कल हो ही जाता, ठीक है। तो बेटर कि ये रिलीजियस टर्म्स में हुआ। फॉर एग्जांपल आपको एक और एग्जांपल से अगर समझाने का कोशिश करूं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसा ही कुछ होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या होता है, आपके जो प्रिस्टली क्लास होता है, जो पोप का वर्ग रहता है, और जो आपका रॉयल वर्ग रहता है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब लेस देन 1% ऑफ द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब आपका जो क्या बोलते हैं, रेवेन्यू का, टैक्सेस का जो पेमेंट है वो कौन कर रहा है, वो आपका एक्चुअल कौन कर रहा है, फार्मर्स और जन उस वहाँ पे क्या बोलते हैं उनको, टर्म्स है प्रोलिटरेट, एंड वो जो सेक्शन आता है कि जो मतलब एक्चुअल वर्कर्स है, जो फार्मिंग के काम में लगे हुए, जो एक्चुअल ट्रेडर्स है, जो काम में लगे हुए हैं, वो आपको कमा के दे रहे हैं, वो रेवेन्यू दे रहे हैं, और आप उनके एवज में काम कर रहे हो। अल्टीमेटली रेवोल्यूशन हो जाता है एंड दे असप द पावर, दे किल द किंग एंड क्वीन का भी वो सब फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। लेकिन आप लोग ये समझिए कि इस तरीके से चीजें हो चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कहा कि बेटर कि ये रिलीजियस टर्म्स में ज़्यादा हो गया, ये अच्छी बात है। इसके बजाय काटा मारी ये सब होता था, डिस्ट्रक्शन वगैरह होता था, एक पूरा का पूरा ओवरहॉलिंग ऑफ द सिस्टम होता, तो शायद हम लोग कुछ और हिस्ट्री पढ़ रहे होते। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिलीजियस टर्म्स में हुआ। रिलीजियसम ने क्या किया कि जो एक्चुअल डिसकंटेंट था उसको चैनलाइज कर दिया एक दूसरे तरीके से, एक नया सेक्ट बन के निकल के चला गया। होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से, मतलब इंडियन, इसीलिए इंडियन कल्चर को कहा जाता है कि कुछ तो बात है हम में कि हस्ती मिटती है हमारी नहीं। इसीलिए क्योंकि हम लोग ने मतलब हर एक चीज को सीख के समझ के इवॉल्व करना सीख लिया है। मतलब हम लोग किसी भी अपने प्रॉब्लम से सीख लेते हैं और फिर उसका इवॉल्व कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वैदिक रिचुअल, सुपरस्टिशन बिलीव्स, इन मंत्र मंत्र वगैरह की वजह से पीपल लोग में, आम जनता के अंदर कंफ्यूजन पैदा होने लगा। भाई क्या समझे क्या नहीं समझे, एक कह रहा है कि क्या बोलते हैं आत्मा होती है, एक कहता है आत्मा नहीं होती है, एक कहता है परमात्मा होते हैं, एक कहते हैं परमात्मा नहीं होती है, एक कहते हैं नेचर होता है, एक कहते हैं नेचर नहीं होता है। तो ऐसे में सब में कंफ्यूजन है कि भाई होता है तो क्या होता है, नहीं होता है तो क्या नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, आपके उपनिषद, उपनिषद जिनको एक्चुअल अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो उपनिषद जरूर पढ़िएगा। दे आर द फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। ये आपके मतलब थिंकिंग प्रोसेस को एकदम हाईली रिफाइन कर देता है कि इस तरीके से सोचना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनके जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स है वो इतने मतलब जैसे कि आपका अगर आप लोग का सब्जेक्ट फिलोसफी है तो आप लोग को पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। कि फिलॉसफी में एक ऐसा कह रहा है, एक उसका काउंटर कह रहा है, फिर तीसरा वाला आता है वो दोनों का काउंटर होता है, लेकिन वो कुछ कुछ लगता रहता है कि दोनों में सब कुछ सही बोला है। तो ये इसमें हमेशा चलता रहता है कि भाई फिलोसॉफिकल टेक्स्ट ऑलवेज यूज टू कंफ्यूज द पीपल एंड स्टिल दे आर, ठीक है। इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज हो जाता है ऐसे कुछ पढ़ पढ़ के, इसलिए मुझसे फिलोसफिकल ऐसे वगैरह लिखने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, ठीक है। तो फिलोसफिकल और यूपीएससी का उसका वेटेज बढ़ता जाए तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ओके, इसके लिए मैं बोला था। तो आप लोग को उपनिषद सॉरी उपनिषद इन लोग को कॉमन पीपल को समझ में नहीं आ रहा है, वो लिखा हुआ है आपके संस्कृत भाषा में, उसको कुछ लोग ही डिकोडिफाई कर सकते हैं। डिकोडिफाई करने के बाद भी हर एक सेक्ट का, जो उपनिषद में अलग अलग सेक्ट्स बने हुए, उन सेक्ट का सबका एक दूसरे से एकदम कॉमन व्यू नहीं बन रहा। हाँ, अल्टीमेट व्यू बन रहा है कि हाँ ये अल्टीमेट पाथ है, दिस इज द अल्टीमेट पाथ, लेकिन ये कॉमन व्यू नहीं बन पा रहा। तो इससे क्या हो रहा है कि इनके अंदर और फर्दर कंफ्यूजन या फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी। मैंने आपको बताया कि आपका चतुर्वर्ण सिस्टम जो है वो और ज़्यादा रिजिड होता चला गया, जिसकी वजह से आपके सोसाइटी में टेंशन बढ़ती चली जाएगी। वैश्य का अपना सोशल पोजीशन बढ़ाने का, जो मैंने आपको जस्ट बताया कि भाई वैश्य क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, कॉमर्स कर रहे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेसमैन थे, ये सब काम कर रहे हैं। एक्चुअल रेवेन्यू टैक्स जनरेशन का काम कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं। जब ये कर रहे हैं तो इनको सोशल पोजीशन भी तो उस हिसाब से चाहिए, इनको भी तो चाहिए कि भाई हमारा कुछ सोशल स्टेटस होना चाहिए कि बस राजा ने बुलाया तो मैं हाथ जोड़ के चला जाऊँ, पंडित जी ने बुलाया तो हाथ जोड़ के चला जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा भी कुछ स्टेटस होना चाहिए कि मुझे देख के भी लोग हाँ नमस्ते वगैरह करने की स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अनरेस्ट इन द सोसाइटी। क्यों? आपके ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी की वजह से। ब्राह्मण अपने अपने सिस्टम बनाए चले जा रहे थे, नया नया चीज़ें इवॉल्व करते चले जाते हैं और उसको अपने मतलब अपने सुप्रीमेसी से जोड़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा था। यस, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ब्राह्मण हो जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। इवन आई एम ए ब्राह्मण, बट यू शुड टेक द हिस्ट्री एज इट इज़। जो हिस्ट्री में है वो चीज़ आप लोग को देना चाहिए। ये गलत बोला, ये सही बोला, उसको काउंटर करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को ये सब चीज़ें लिखनी होती है, लिख लीजिए। आप माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन आप लोग को ये समझना होगा कि जो हुआ है वो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग उसको माने ना माने वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको एग्जाम में अपने मन की बातें नहीं लिखनी होती है, जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है वो लिखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट,
प्रैक्टिस ऑफ किलिंग एनिमल्स, बलि का जो सिस्टम था, जो मैंने आपको बताया कि भाई बलि का सिस्टम आने लगा था धीरे धीरे, सैक्रिफाइसेस, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सब यज्ञ वगैरह होने लगा, अश्वमेध यज्ञ वगैरह होने वाला। तो इससे क्या हुआ, एनिमल्स की किलिंग वगैरह, बलि के जो सैक्रिफाइसेस देने की जो प्रथा थी वो धीरे धीरे चलने लगी। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि भाई एनिमल्स खत्म होने स्टार्ट हो गए। और हम लोग ने लेटर वैदिक एज में देखा था कि भाई अब इन लोग सेटल एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए, अब इन लोग सेटलमेंट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, इन लोग एक गृहस्थ जीवन की तरफ जा रहे हैं कि भाई हम लोग को एक जगह पे रहना, अब हम लोग को खाना बदोश तरीके से नहीं रह सकते कि यहाँ से चारागाह उठाया वहां से चारागाह उठाया, ऐसा नहीं कर सकते। अब हम लोग को रहना है, मुझे मेरे परिवार के साथ रहना है, इस तरीके से मैं रहना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इस केस में आपका जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो जाएगा तो उसको जानवरों की बहुत ज़रूरत है। एग्रीकल्चर इज ऑल टुगेदर डिपेंडेंट, अब जानवर वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है। उस समय ट्रैक्टर वगैरह ये सब तो होते नहीं थे। तो ऐसे केस में अगर आप जानवरों की बलि देते चले जाओगे तो इट विल कॉज अ हिंड्रेंस ना, दैट इज वाई दे बिकेम कि ये भाई ये प्रथा, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुके हैं, इन लोग को हम लोग को निकालना चाहिए, ठीक है। ये आपके मेन कॉजेज ऑफ ओरिजिन है जो आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में भी लिख सकते हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इतना लिख डाला तो भी लाइक जिंगा लाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बुद्धिज्म की बात करते हैं। ये आपके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जिनको कहा जाता है उनके द्वारा फाउंड किया गया एक सेक्ट है जो कि 563 बीसी के अंदर स्टार्ट किया गया था। इसे मैंने आपको बताया कि 600 जो बीसी का इवेंट है इसको क्या बोलते हैं, एंटी ब्राह्मणिज्म रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब बुद्धिज्म से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब यहाँ पे बात की जाएंगी, शॉर्ट में बात की जाएगी, सब में डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज इट विल बिकम ए फिलोसफिकल लेक्चर, फिर फिलोसफिकल लेक्चर हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। यू शुड बी स्ट्रिक्ट टू योर बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म से आपको स्ट्रिक्टली रिलेट करके बैठना है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपने क्या बोलते हैं, या आई मस्ट से बुद्ध हम लोग बोलते हैं, हम लोग जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं वो सब हम लोग क्या बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोमिनेंटली बुद्ध मतलब द वन हु हैज़ द नॉलेज, ठीक है, जिसके पास एक्चुअली में सारा का सारा ज्ञान भरा है उसको हम लोग बुद्ध बोलते हैं। तो ये बुद्धा बुद्धा ये सब इंग्लिश लोगों ने नाम लाया तो हम लोग बुद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फर्स्ट अपनी टीचिंग में ये कहा कि भाई जो टू एक्सट्रीमिज्म है उसको पूरी तरीके से हम लोग को अलग हो जाना है, और एक मध्यम मार्ग, ये इनका बेसिक है, बुद्धिज्म का बेस है ये मध्यम मार्ग, जो इन्होंने सबसे पहले सबको दिया कि भाई मध्यम मार्ग से चलो, ऐसा ना करो कि मैं अपना मतलब नंगे बदन सीवियर ऑस्टेरिटी सीवियर पेनेंस वगैरह कर रहा हूँ, अपने आप को जला दूंगा, आग लगा दूंगा और तभी मुझे भगवान मिलेंगे, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा मत करो। इसके अलावा आप ऐसा भी मत करो कि एकदम ऐशो आराम में जीवन जिता रहे हो, एकदम लस्टफुल लाइफ है आपकी, एकदम से मतलब अंगूर खा रहे हो, अप्सराएं घूम रही हैं, इस तरीके के, यू कैन इमेजिन द थिंग्स। तो ये सब भी ऐसे भी करने पे आपको कभी भी अल्टीमेट ज्ञान अल्टीमेट ट्रूथ का नॉलेज नहीं होने वाला है। तो यू शुड टेक द मध्यम मार्ग, ये इनका बुद्धिज्म का बेन अगर क्रक्स का कोई कहा जाएगा तो ये मध्यम मार्ग या फिर मिडिल पाथ हम लोग कहते हैं। इनफैक्ट आपके ब्यूरोक्रेसी में भी ये कहा जाता है कि यू शुड टेक द ऑलवेज द मध्यम मार्ग, ठीक है। जब आपको यूपीएससी में ऐसे कॉन्टेंशियस क्वेश्चन आते हैं लाइक रिजर्वेशन का कॉन्टेंशन क्वेश्चन आ गया, या रिलीजन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया है, बुर्का बैन के ऊपर आ गया, या कोई वुमेन्स को किसी टेंपल में एंट्री होनी चाहिए कि नहीं, शूद्रास को टेंपल में एंट्री होनी चाहिए कि नहीं, ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके मेंस के अंदर तो यू शुड टेक अ मध्यम मार्ग, आपको मध्यम मार्ग यूज करना आना चाहिए, दैट इज व्हाट। इनफैक्ट आपके रियल लाइफ में जब आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाओगे तो वहां पे भी आपको मध्यम मार्ग बहुत अपनाना पड़ता है। क्यों? पॉलिटिकल दबाव अलग होता है, एक्चुअल ग्राउंड पे काम करना अलग होता है, किसी ग्रुप की तरफ से अलग ही आपका दबाव बनता रहता है, आपके ऊपर अपना खुद का दबाव अलग बनता रहता है, एंड आपको आपका कॉन्साइंस कुछ और कहता रहता है। तो ऐसे में आपको एक मध्यम मार्ग अपनाना पड़ता है। दिस आर द बेसिक थिंग्स विच आर मतलब जो मैंने सुना है, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह इस फील्ड में है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, वही मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट, गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक है जानकारी हर बुक्स में आपको मिल जाएगा, ये आप लोग देख के रखिएगा। इतना इंपॉर्टेंट यूपीएससी नहीं मानता इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये सब क्या है कि हर जगह पे लिखे हुए हैं, तो इतना यूपीएससी इनके ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए एटलीस्ट। सिद्धार्थ जी को, या इनका ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, उस इनको गौतम, शाक्य मुनि, तथागत ऐसे नामों से भी यूज किया जाता है, ठीक है। शाक्य क्लान से बिलोंग करते हैं, दैट इज वाई शाक्य मुनि कहा जाता है, ठीक है। ये शुद्धोधन इनके पिताजी थे, माया देवी इनकी सॉरी माता जी थी, और
प्रजापति गौतमी, ठीक है, गौतमी इनकी मौसी थी जिन्होंने इनको पाला था, ठीक है, उसी उन्हीं के नाम से इन्होंने अपना मतलब इनका नाम रखा गया गौतम बुद्ध, ठीक है। बर्थ प्लेस लुम्बिनी, जो कि साक्य रिपब्लिक में था, राइट नाउ इट इज इन द नेपाल के तराई क्षेत्र में है, ठीक है। इनके टीचर्स थे अला कलाम, ठीक है, ये कलाम होना चाहिए, कमाना कहीं कहीं पे लिखा होता है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उद्रक रामपुत्र, ये दो इंपॉर्टेंट थे। जो अला कलाम थे ये आपके उपनिषद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, ठीक है, मैं आप लोग को बताऊंगा आगे चल के, उपनिषद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और इन्होंने जो उपनिषद ज्ञान इनको ट्रांसफर किया, वही उपनिषद ज्ञान से इन्होंने अपने बुद्धिज्म के अंदर एक्चुअल एसेंस डालने की कोशिश की। जो बुद्धिज्म का एक्चुअल मध्यम मार्ग वगैरह सब है, ये सब सब उपनिषद से लिया गया है। लेकिन उपनिषद में इतने क्लिष्ट, इतने हार्ड लैंग्वेज में लिखे गए हैं कि लोगों को मतलब समझ में नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे बुद्धिज्म ने उसको, और या गौतम बुद्ध जी ने इसको इतना रिफाइन कर दिया, इतना प्योर बना दिया, इतना साफ बना दिया कि किसी भी गधे को भी समझ में भी आ जाए कि हाँ गौतम बुद्ध कहना क्या चाहते हैं, या उनकी थॉट किस तरीके से, वो किस तरीके से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने उसको उतना प्योर, इतना निर्मल बना दिया कि सब इनके तरफ खींचे खींचे चले आते थे, ठीक है। नेक्स्ट, इनका एनलाइटनमेंट कब हुआ? 33 की एज में इनका एनलाइटनमेंट हुआ, पीपल के पेड़ के नीचे, ऑन द निरंजना फाल्गु रिवर थी उसके तट पे। ये सब चीज़ें आपको हर जगह देखने को मिल जाए। फर्स्ट सरमन इन्होंने सारनाथ में, डियर पार्क है, ठीक है, हिरण पार्क है, वहाँ पे दिया था। आज वहाँ पे धर्म चक्र स्तूपा वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर हुमायूं ने अपना वो बना दिया था, एक टॉम बना दिया था, टॉम ने कुछ तो बना दिया था, मैंने देखा नहीं है, मैंने फोटो में बस देखा था, ठीक है। स्तूपा ने उसके बगल में बना दिया, ठीक है, धमेक स्तूप है यहाँ पे, ठीक है, धमेक स्तूप, ठीक है, धमेक स्तूप, ठीक है, इसके बगल में बनाया हुआ हुमायूं ने जो बनाया है। ये धमेक स्तूप यहाँ पे सारनाथ में है, और यहीं पे मतलब कहा जाता है कि यहीं पे फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया था, अपना फर्स्ट जो टीचिंग बताना था वो इन्होंने यहीं पे सबसे पहले दिया था 5 अपने डिसाइपल्स को, ओके। नेक्स्ट, इन फर्स्ट डिसाइपल्स में से महाकश्यप भी थे, जो आगे चल के एक इवेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके काउंसिल्स वगैरह में, तो मैं बताऊंगा उनके बारे में। लास्टली महापरिनिर्वाण, मतलब उनके डेथ को ऐसे डेथ नहीं कहा जाता, ठीक है, उनके लास्ट इवेंट को, एंड ऑफ द लाइफ को डेथ या मृत्यु ऐसे शब्दों को नहीं उपयोग किया था, उसके बजाय हम लोग अलग नाम यूज करते हैं, महापरिनिर्वाण। मतलब निर्वाण से भी ऊपर इनको कुछ मिल गया। निर्वाण मतलब अल्टीमेट जो डिजायर होता है उसके बुझ जाने के जो फेज होता है उसको निर्वाण कहा जाता है। मतलब आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाए उसको कहा जाता है निर्वाण, ठीक है, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, मतलब आपके सारे डिजायर्स खत्म हो चुके हैं। और यहाँ महापरिनिर्वाण का मतलब ये हो रहा है कि भाई डिजायर्स तो सब पहले ही खत्म हो चुके थे, अब इन्होंने मतलब ये भगवान के साथ मिल गए या भगवान बन गए, ठीक है, इस तरीके से चीजें, ठीक है। इनकी एज उस समय 80 थी, और ये पावा नाम की जगह थी, वहाँ पे उनके कुशीनगर में पावा नाम की जगह, वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, लिटरेरी सोर्सेस की बात करें, जिसके बारे में इसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए था, या आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो सिनोलिस क्रॉनिकल्स है, सिनोलिस मतलब श्रीलंका में जो क्रॉनिकल बुक्स वगैरह, एक्चुअली इनफैक्ट आप लोगों को बताऊं, यहाँ से जितने भी टेक्स्ट वगैरह थे वो मोस्टली अलग अलग जगह पे फैल गए, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा उसको सेव नहीं कर पाए। तो मोस्टली वी हैव द मतलब जो भी हम लोग ने पाया है बुद्धिज़्म के बारे में, तो वो सब कहाँ से पाया, जो अदर टेक्स्ट हमारे यहाँ से उठा के वहाँ गए थे, वही सब टेक्स्ट को हम लोग पढ़ के आज हम लोग जानते हैं इतना सारी चीज़ें, ठीक है। महावंश है, दीपवंश है, अता कथा है, ठीक है, ये सब अलग अलग किसने लिखा है वो सब आप लोग देख लीजिएगा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लिखा हुआ एक बुक है। त्रिपिटक आपके इंपॉर्टेंस है जो आप लोग को पता होना चाहिए, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक में आपके बुद्ध से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं सरमन्स है, यहाँ पे कंपेनियन के बजाय यहाँ पे सरमन्स होना चाहिए था, ठीक है। बुद्धा के जो एक्चुअल सरमन्स है वो यहाँ पे लिखे गए, ठीक है। जो मतलब बुद्ध ने जो गौतम बुद्ध जी ने जो अपने लोगों को सामने सामने बोला है वो लिखा गया। तो इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है वो उपाली नाम के इनके डिसाइपल थे, उन्होंने लिखा था, ठीक है। इन मतलब मेन कंपाइलिंग हेड यही थे, उपाली, ठीक है।
उपाली इनके मतलब गौतम बुद्ध के बहुत ही प्रोमिनेंट, वन ऑफ द प्रोमिनेंट डिसाइपल्स में से एक थे। और इन्होंने मतलब ये गौतम बुद्ध के साथ थे, कंटेम्प्रेरी थे। तो गौतम बुद्ध ने जो जो कहे हैं चीज़ें, वो सब उन्होंने अपने दिमाग से याद करके इन दोनों पिटकों में वैसे का वैसे लिखा है। मोस्टली जितने भी आपके मतलब डिस्कोर्सेस है जो गौतम बुद्ध जी ने कहे हुए हैं, वो आपके सुत्त पिटक में लिखे गए हैं। इसके अलावा जो गौतम बुद्ध जी ने मोनास्टिक के रूल्स वगैरह बनाए थे, वो विनय पिटक में ऐड किए गए। ठीक है, विनय पिटक में आपके मोनास्टिक रूल्स वगैरह कि मोनास्ट्री में ऐसे लोग रहेंगे, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें हो सकती, वो सब चीज़ें नहीं हो सकती, ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई। ठीक है, लास्ट है अभिधम्म पिटक, जो कि एकदम लास्ट में क्या बोलते हैं कंपाइल किया गया था इन द थर्ड काउंसिल में या फोर्थ काउंसिल में, मुझे याद आ रहा है कि इसको नहीं नहीं हाँ, इसको थर्ड काउंसिल में क्या बोलते हैं कंपाइल किया गया था। और इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ फिलॉसफी, मतलब आपका जो बुद्धिज्म से अब आप समझ सकते हैं कि अब 200-300 साल बीत चुका था तब इसको बनाया जाया था। तो बुद्धिज्म अब पुराने डॉक्ट्राइन से कितना मैच कर रहा है, उस सबको वहाँ से पढ़ के वापस से कंपाइलेशन का काम किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से, मैं आप लोग बता दूंगा। इसके अलावा जातक कथाएं हैं, आप लोग जानते होंगे कि क्या बोलते हैं इसके अंदर महायान बुद्धिज्म जो अल्टीमेटली निकल के आता है, उसने ये बताया कि भाई बुद्ध जो थे वो एक भगवान थे जिन्होंने अवतार लिया था। अवतार का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है महायान बुद्धिज्म में, जिसमें ये कहा जाता है कि भाई बुद्ध जो थे वो अवतार लेके आए थे और अपने पिछले जन्मों में वो ऐसे ऐसे काम कर रहे थे कि वो अल्टीमेटली इस जन्म में एनलाइटनमेंट की तरफ चले आए। ठीक है, होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है, लॉजिकल है, ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो या फिर मिलिंद के क्वेश्चंस, इसको कहा जाता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रीक किंग थे मिनांडर, उसके और क्या बोलते हैं नागसेन नाम के बौद्ध भिक्षु थे, इनके बीच का एक डिस्कोर्स है, एक क्वेश्चन आंसर सेशन है, जिसको मिलिंद पन्हो करके लिखा गया है। ठीक है, अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं, बाकी इतना कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट, नागार्जुन ने शून्यवाद का एक कॉन्सेप्ट दिया था। ये मध्यम मार्ग का एक बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। इन्होंने मध्यम मार्ग का बहुत ही मतलब इलेबोरेट किया था, ये बहुत ही फैलाने की काम किया था, और साथ ही साथ इन्होंने शून्यवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बुद्ध घोष है, जो कि थेरवाद और इनका बुक ये है। ठीक है, इसके ऊपर थेरवाद के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम लोग आगे सब देखेंगे, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत, थेरवाद क्या है ये सब टेंशन नहीं लेना। ओके, चलिए, बुद्ध जी के जो इवेंट्स है लाइफ के जो इवेंट्स है, उसको एक सिंबल दिया गया है। हर एक सिंबल, हर एक इवेंट्स को, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसको एक सिंबल दिया गया है। फर्स्ट, कंसेप्शन और डिसेंट, मतलब जो उनकी महामाया, जो उनकी माता है, उनके गर्भ में वो आ रहे हैं, इसको एक मतलब अवक्रांति नाम दिया गया, अवक्रांति। ठीक है, तो ये अवक्रांति जो है, इसको सिंबल क्या दिया गया, व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी अवतार ले रहा है उनके गर्भ के अंदर, माता के गर्भ के अंदर वो आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज हाउ, इनफैक्ट जो अजंता अलोरा की गुफाएं हैं उसके अंदर भी इस चीज़ को पेंट भी किया गया, स्कल्प भी किया गया, बहुत ही अच्छा 3D दिखता है, बहुत अच्छा। आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा गूगल इमेजेस पे। ओके, नेक्स्ट है जाति। जाति मतलब बर्थ। ठीक है, जाति मतलब वो धर्म मतलब कास्ट वाला जाति नहीं है, ये जाति बर्थ को कहा गया कि जब उनका जन्म हो गया तो उसको जाति कहा गया। इसको लोटस या फिर बुल से सिग्निफाई किया गया, जनरली आपको लोटस देखने को कहीं पे ही मिल जाएगा। ठीक है, महाभ्रष्टाचार। ठीक है, ये क्या है, ग्रेट रिनंसिएशन, जब उन्होंने अपना घर त्याग दिया। ठीक है, जब उन्होंने अपना घर 21 साल की उम्र में त्याग दिया, तो उस फेस को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ग्रेट रिनंसिएशन फेस, इसको हॉर्स से सिग्निफाई किया गया था, घोड़े से सिग्निफाई किया जाता है। नेक्स्ट, निर्वाण या संबोधि। ठीक है, निर्वाण जनरली यूज किया जाता है, संबोधि ये एनलाइटनमेंट का फेज है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इसको बोधि ट्री से सिग्निफाई किया गया था। इसी ट्री के नीचे, पीपल के ट्री के नीचे, जिसको बोधि ट्री कहा जाता है, उस ट्री के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट सरमन जो उन्होंने सारनाथ में दिया था उसका, तो उसको व्हील से सिग्निफाई किया था, व्हील से सिग्निफाई किया था, मतलब अब आपका जो धर्म का जो चक्र है वो अब चालू हो गया, धर्म के प्रचार का जो चक्र है वो अब चालू हो चुका है। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण, जो मैंने आपको बता दिया, तो वो स्तूपा से सिग्निफाई किया जाता है। ठीक है, चार आर्य सत्य की इन्होंने मतलब प्रोपाउंड किया कि वर्ल्ड में चार आर्य सत्य हैं, जिसमें से फर्स्ट क्या है, सबम दुखम। ठीक है, सबम दुखम मतलब हर जगह दुख है, पूरा का पूरा विश्व जो है वो मिश्री सी या दुख से भरा पड़ा है। ठीक है, प्रतिद्य समुत्पाद, इन्होंने कहा कि भाई हर एक दुख का एक
कारण है, और कारण क्या, डिजायर है। ठीक है, डिजायर जो है ये हर एक दुख का कारण है। फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी करना चाहते हो, ठीक है, भगवान ना करे कभी जिंदगी में आप लोग के साथ ऐसा ना हो कि आपका ना निकले, या किसी भी फेज में आपको बैकलॉग लग जाए, ठीक है, तो आपको क्या हो, दुख हुआ, आपके अंदर दुख पैदा हुआ ना, ये क्या हुआ, आपके मतलब आपके अंदर एक दुख पैदा, कुंठा पैदा कर गया। तो आपकी डिजायर क्या थी, उस एग्जाम को क्लियर करना, लेकिन आपकी वो डिजायर फुलफिल हुई क्या, नहीं, तो उससे क्या जनरेट हुआ, दुख। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने एकदम सिंपल, मैं आप लोगों को ये बताऊं ना कि ये सब चीजें ऑलरेडी उपनिषद में लिखी हुई थी, लेकिन वो इतनी टफ थी, इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि कॉमन पीपल के लिए समझना उसको बहुत ही मुश्किल था, लेकिन गौतम बुद्ध जी ने उसको प्योर कर दिया, एकदम रिफाइन कर दिया। ठीक है, और हम लोग आज इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बस शब्दों में देख के समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने एग्जाम्पल में दिया कि भाई डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो, हर एक सॉरो का, हर एक दुख का एक ही कारण है, सिर्फ और सिर्फ तृष्णा। ठीक है, उन्होंने कहा तृष्णा इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो, तृष्णा मतलब डिजायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिजायर कैन बी कॉन्कर्ड, ये उन्होंने बताया कि दुख का निरोध है, दुख का निरोध है, अगर आप चाहो तो दुख का निरोध है। दुख का निरोध कैसे किया जाएगा, अष्टांगिक मार्ग का फॉलो करके। अष्टांगिक मार्ग क्या है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इन्होंने थर्ड में कहा कि भाई दुख का निरोध करना पॉसिबल है, मतलब हर एक दुख का निरोध किया जा सकता है, हर एक डिजायर का भी निरोध किया जा सकता है अगर आप चाहो तो। और कैसे करोगे, तो उसको अगर आपको करना है, अगर आप पूरी पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो गए कि भाई मुझे सारे के सारे दुखों से निजात पाना है, तो आप अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कीजिएगा। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, ये रहे। स्टार्ट यहाँ से कीजिएगा तो आप लोगों को याद करने में बहुत आसान होगा। मैं आप लोगों को लॉजिकल बताता हूँ कैसे आप लोग याद कर कैसे है। राइट व्यू, कभी भी देखिए और सही सोचिए, मतलब आपने देखा, आपको लगा ओ ये चीजें, तो जो वहां पे घट रहा है उसको वैसा ही देखिए। आपको लग रहा है कि हाँ आपका दुश्मन वहां पे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, या वो आपकी हेल्प भी करने जा रहा है, तो आपके दिमाग में क्या है, ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो मेरे लिए कुछ गलत काम कर रहा है। ठीक है, जैसे होता है ना कि किसी के साथ आपकी बन नहीं रही है, और आप किसी जगह पे जाते हो, जो वो किसी और आपको देख के किसी तरीके से आपस में बात कर रहा है, तो आपके दिमाग में फर्स्ट थिंग क्या आता है कि ये मेरे बारे में चुगली कर रहा है, ये मेरे बारे में कुछ गड़बड़ बोल रहा है। ठीक है, तो ये होता है, मतलब आप देखिए, लेकिन आप कभी भी राइट तरीके से देखिए, कभी सही तरीके से देखिए, जो है उसके लिए देखिए, गलत के लिए मत देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है राइट इंटेंशन, कुछ भी करिए या कुछ भी करने जाइए तो उसका इंटेंशन कभी भी सही होना चाहिए। मैं अच्छाई के लिए करने जा रहा हूँ, मैं बुराई के लिए करने जा रहा हूँ, मतलब बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए करना है आपको। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आपके आपसे करना है कि भाई ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ क्या ये सच के लिए है या ठीक के लिए है, किसी चीज़ को हानि तो नहीं पहुंचा रहा, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा, ऐसे आप करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, इसको परफेक्शनिज्म से नहीं जोड़िएगा, वो अलग चीज़ है, वो गंदी चीज़ होती है। परफेक्शनिज्म मतलब जैसे ये कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि मैं ये करूं लेकिन मुझे कोई कुछ बोले ना, मेरे मैं जो भी काम करूं उसके ऊपर कोई मुझे कुछ टॉन्ट करे ना, कोई कुछ बोले ना, कोई भी मेरी बुराई भलाई ना करे, तो इससे मतलब भलाई करे लेकिन मतलब मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोले, लेकिन मेरे बारे में कुछ भी ना बोले। कि फॉर एग्जाम्पल मोस्टली ये जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे घर की औरतें वगैरह होती हैं जो एक्चुअल में काम करे, तो उनके साथ ये होता है कि मैंने खाना बनाया लेकिन बच्चे को अच्छा नहीं लगा, या फिर मेरे पति को अच्छा नहीं लगा, या फिर इनको अच्छा नहीं लगा, ये इनके दिमाग में बहुत चलता है। वो बेचारी पूरा मेहनत करती है, पूरा अपना एफर्ट डालती है, लेकिन अल्टीमेटली वो बेवकूफ़ आदमी आता है और बोलता है कि ओ आज खाना अच्छा नहीं बना था। ठीक है, ये आप बोल सकते थे कि यस भाई कुछ तो गड़बड़ी थी, इतना अप टू द मार्क नहीं था, लेकिन वो हर्ट हो जाता। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है परफेक्शनिज्म, खैर उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन बता दिया मैंने आपको एग्जांपल में, तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है राइट स्पीच, कभी बोलते वक्त भी अपना ध्यान दीजिएगा, हमेशा बेवजह कटु बातें मत करो, बेवजह का उल्ट उलूल जुलूल बातें मत करो, जैसे पॉलिटिशियंस वगैरह करते हैं अक्सर, कि कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है कि भाई खून ही जल बुताता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपको गुस्सा लगे कि, या बेवजह का कोई टॉन्ट वगैरह करने वाली जो गंदी आदत होती है ना, वो सब भी अच्छी चीज़ नहीं। नेक्स्ट है राइट एक्शन, जो भी आप करो उसमें आपका एक्शन, जो आप जो एक्शन करने जा रहे हो उसमें आपकी इंटेंस मतलब इंटेंसिटी बोल रहा हूँ, इंटेंशंस, इंटेंशंस जो होते हैं वो राइट होने चाहिए, कुछ भी गलत के लिए आप कुछ करने मत जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है लाइवलीहुड भी राइट होना चाहिए। लाइवलीहुड मतलब जिसके आप जीविका जिस पे चला रहे हो, ठीक है, वो भी अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। आप किसी मतलब गलत काम से स्मगलिंग करके या कुछ गलत धंधा करके इस तरीके से आप मत करिए। ठीक है, आप देख रहे हैं सब कुछ इतने राइट 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 चीज से जुड़ा हुआ है कि अल्टीमेटली लाइफ राइट ही होने वाली है। इस तरीके से आप सोचिए कि अगर दुनिया भर में सब कुछ राइट राइट है, इस सिर्फ अष्टांगिक मार्ग को ही सब लोग फॉलो करेंगे तो अभी दुनिया एकदम राइट हो जाएगी। ठीक है,
राइट एफर्ट, किसी भी चीज़ में अगर आप एफर्ट लगा रहे हो तो वो भी राइट दिशा में होना चाहिए, सही दिशा में, सत्य की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट है राइट कॉन्सेंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। इन दोनों को अलग ही कैटेगरी में डाला गया है कि आप जब ध्यान करने बैठो या आप जब कुछ किसी चीज़ पे ध्यान लगाने बैठो तो आपके लिए मन में जो विचार आए वो कभी शुद्ध होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ये ध्यान लगा के बैठे हो और मन ही मन गाली दे रहे हो, आज मेरे को इसने ऐसा बोल दिया, आज मेरे को ऐसा बोल दिया, आज सर का लेक्चर बहुत ही गंदा था, क्या वीडियो बनाया था, एकदम बेकार वीडियो था, एक भी फोटो नहीं डाला था। इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसके बजाय आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जो अच्छी चीज़ें है। ठीक है, होप करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ गया। ये आपके अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके अलावा 2 बुद्धिस्ट काउंसिल और हैं जो कि बाद में, बहुत बाद में किए गए, और उनको कहीं कहीं पे देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं भी एनसीईआरटी में 4 से ज़्यादा दिए ही नहीं गए हैं। तो आप लोग उन दोनों को कहीं पे भी, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के मैंने नोट्स वगैरह में देखा है कि 6 बुद्धिस्ट काउंसिल दिए जा रहे हैं, तो वो सब आप लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, बता देता हूँ पहले से ही आप लोग को। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ, क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध जी की डेथ के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई जाती है। और महाकश्यप, मैंने आपको बताया था, महाकश्यप इनके जो फर्स्ट डिसाइपल, वन ऑफ द 5 डिसाइपल्स में से फर्स्ट डिसाइपल एक थे आपके महाकश्यप, वो इसकी प्रिसाइडिंग करते हैं। एंड सेकंड जो उप प्रधान होते हैं, उपाली, वो इसको कंपाइलेशन का काम करते हैं। मैंने दोनों जन का नाम आप लोगों को बताया। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ, राजगृह। राजगृह कहाँ पे है, ये आपका पाटलिपुत्र के पास है। ठीक है, ये पहले राजधानी हुआ करती थी अजातशत्रु के समय पे, जब उसने राजगृह से पाटलिपुत्र ट्रांसफर करने के लिए पाटलिपुत्र को बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन वो उस समय करवा नहीं पाया था, उदयन ने ट्रांसफर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अजातशत्रु के समय, हर्यंक डायनेस्टी हम लोग ने डिस्कस किया। ठीक है, उसके समय पे फर्स्ट काउंसिल होती है, महाकश्यप और उपाली इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रहते हैं। एंड ये जगह कौन सी है, राजगृह। और इसमें हम लोगों ने किया क्या, विनय पिटक और सुत्त पिटक, सुत्त पिटक विनय पिटक का कंपाइलेशन किया, जैसे मैंने आप लोगों को जस्ट बताया था। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड काउंसिल लगभग 100 साल के बाद किया जाता है, कालाशोक के समय पे, जो शिशुनाग डायनेस्टी के अंदर आते हैं, उनके समय पे सबाकामी या सर्वकामी जो थे, उनके अध्यक्षता में वैशाली में ये करवाया जाता है। और इस समय डिवीजन हो जाता है, थेरावादीन और महासंघिका बन के चले जाते हैं। ठीक है, थेरावादीन ऐसे थे जो कि प्रीवियस टीचिंग्स, जो एक्चुअल भगवान के, गौतम बुद्ध भगवान के जो भी टीचिंग्स है उससे जो रिलेट करते हैं, वो थेरावादीन्स कहे जाते हैं। और महासंघिका वो रहते हैं जो आगे चल के महायान टाइप के बुद्धिज्म में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, जो ये सोचते हैं कि भगवान बुद्ध जो है वो एक भगवान है और उनको मतलब उनका अवतार हुआ है एंड अदर थिंग्स जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड काउंसिल जो होती है, उनमें उसके हेडिंग कौन करते हैं, मतलब उसके पैट्रोनेज कौन प्रोवाइड करते हैं, अशोक करते हैं, उसके हेडिंग करते हैं मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, ये एक ही नाम है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस इनका नाम है और ये पाटलिपुत्र में होता है। ठीक है, इस समय अभिधम्म पिटक का जो थर्ड पिटक है उसका क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन किया जाता है। फोर्थ आपका फर्स्ट सेंचुरी में कनिष्क के राज में होता है। ठीक है, ये आपका एकमात्र फर्स्ट सेंचुरी में होने वाला, मतलब एडी में होने वाला एकमात्र है। ठीक है, आपका फोर्थ जो कि कनिष्क के पैट्रनेज में होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र कनिष्क के आपके वो भी थे, चीफ एडवाइजर भी थे। ठीक है, ये कश्मीर में होता है, इस जगह का नाम है कुंडलग्राम। ठीक है, कुंडलग्राम, हाँ कुंडलग्राम ही शायद है। ठीक है, आप उतना को डीप में जाने की जरूरत नहीं, नहीं कुंडलग्राम, हाँ जो भी है कोई बात नहीं। ठीक है, इस समय आपके हीनयान और महायान करके 2 सेक्ट वगैरह बन जाते हैं। आप लोग जानते होंगे हीनयान वो है जो कि जिसको लेसर व्हीकल वगैरह कहा जाता है, आगे हम लोग डिस्कस कर लेते छोटा सा, तो वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, महायान बुद्धिज्म की बात करें तो महायान, महायान इसका मतलब ग्रेट व्हीकल। आप लोग जानते होंगे यान मतलब व्हीकल होता है, महा मतलब ग्रेट। ठीक है, तो संस्कृत वर्ड से डिराइव किया गया, वो आपका महायान होगा। ठीक है, ये जनरली आपके नॉर्दर्न इंडिया कश्मीर के रीजन से स्टार्ट हुआ और इसमें यही कहा गया कि बुद्ध जो है वो बुद्धि सत्वास से होते होते आके बुद्ध बन गया। ठीक है, और ये फैला कहाँ पे, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इस रीजन में ये बहुत ज़्यादा फैला। ठीक है, इसके अंदर बुद्ध का ये कहा गया कि भाई बुद्ध जो है वो अवतार लेते रहते हैं, हर समय समय पे ये अवतार लेते रहते हैं और इनको आइडल फॉर्म में वर्शन करना चाहिए, मतलब ये देवता की तरह है, ये देवता है, इंसान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत थी। इन्होंने डोमिनेंट लैंग्वेज को, मतलब जो पॉपुलर लैंग्वेज थी उसको छोड़ के डोमिनेंट लैंग्वेज जो उस समय थी संस्कृत, जहाँ से मतलब आया था वहाँ पे ही इन लोगों को वापस चले गए। दैट इज़ वाई थोड़ा सा कहा जाता है कि बुद्धिज्म का पतन वगैरह यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट
ये सब स्कूल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये आपका ये भी कोई खास याद करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। हीनयान बुद्धिज्म की बात करें तो हीनयान मतलब, हीन मतलब छोटा, ठीक है, लेसर वेहिकल इसको कहा जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि जो बुद्ध है, एक्चुअल जो बुद्ध ने जो डॉक्ट्राइन दिए थे, जो अपनी बातें कही थी, जो हम लोग को अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक में मिल जाता है, वो सॉरी विनय पिटक और सुत्त पिटक में मिल जाता है, उन्हीं को हम लोग को फॉलो करना है, ना कि जो उसके बाद में जो कंपाइलेशन कर करके लोगों ने अपने हिसाब से चेंजेस कर दिए, उसको नहीं फॉलो करना। जो एक्चुअल हुआ था उसको हम लोग को फॉलो करना है, सुत्त पिटक और विनय पिटक को, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि भाई हर एक व्यक्ति साल्वेशन करवा सकता है, ठीक है, हर एक व्यक्ति अपने आप को साल्वेशन की तरफ लेके जा सकता है, एनलाइटनमेंट करवा सकता है अगर वो चाहे तो, मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर बुद्ध बनने की काबिलियत है, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है, मतलब इस हीनयान उसके अंदर। लेकिन इसमें अब इसमें जस्ट ऑपोजिट होता जाएगा आपके महायान का, कि इसमें ये कहा गया कि बुद्ध जो है वो वापस से रीबॉर्न नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो इंसान थे, वो कोई भगवान नहीं थे, ठीक है। दे डि नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, इन्होंने मतलब भगवान की तरफ पे उनको दर्जा नहीं दिया, उनको एक इंसान का रूप दिया, कि भाई इंसान के रूप में थे, और इनके पास इतनी कैपेसिटी थी, इतनी इतनी ज़्यादा लगन थी, कि इन्होंने अपने एनलाइटनमेंट के प्रोसेस को इतना बूस्ट किया कि इन्होंने 10-12 साल के अंदर एनलाइटनमेंट पा गए, जो कोई और भी व्यक्ति कर सकता है, ऐसा इनका एक कहना था, ठीक है। इस समय इन लोगों ने लेकिन पाली लैंग्वेज को छोड़ा नहीं है, आज भी इन लोगों को पाली लैंग्वेज ही पढ़ा जाता है, इनफैक्ट बुद्धिस्ट टेस्ट वगैरह मोस्टली आपके पाली लैंग्वेज में मिलते हैं। इसमें ये इंटेलेक्चुअली ये सब मैंने बता दिया, इसकी इतने सारे सब स्कूल है, ये सब आप लोग को याद रखना था, याद कर सकते, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल एंड रिलीजियस कंट्रीब्यूशन ऑफ द बुद्धिज्म और आर्ट एंड कल्चर कंट्रीब्यूशन ऑफ द बुद्धिज्म, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है एथिकल लिविंग के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया, सोशल और रिलीजियस कंट्रीब्यूशन। हम आप समझने की कोशिश किए उस समय क्या हो रहा है, उस समय लोग ब्राह्मणिज्म की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, और ब्राह्मणिज्म क्या कर रहा है, अपने आप को और रिजिड करता चला जा रहा है, तो लोग चाह रहे हैं कि भाई हम लोग रिलीजियस होते जाए। लेकिन यहाँ पे बुद्ध जी आते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान सबके लिए भगवान का तो उन्होंने मतलब वही छोड़ दिया कि भगवान है ही नहीं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि भगवान जैसी कोई एंटिटी है ही नहीं। आप लोग एथिकल लिविंग पे ध्यान दीजिए। इनकी जितने भी आप लोग देखेंगे, जितना भी अभी मैंने आपको अष्टांगिक मार्ग बताया, इसमें किसी में भी रिलीजियस चीज था, इसमें किसी में भी रिलीजियस टोन था नहीं, इसमें सब कुछ आदर्श जीवन, जिसको एथिकल जीवन या आइडल जीवन जिसको कहा था, उसकी बात इन्होंने कही है, कि मतलब अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, अच्छे से सोचो, अच्छे से काम करो, कोई भी गलत काम मत करो, ये सब पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, तो एथिकल लिविंग पे ज़्यादा फोकस किया, ना कि भगवान की पूजा अर्चना करने के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने गॉड और सोल का एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से मना कर दिया, कि भाई क्या बोलते हैं, कोई भी सोल जैसी चीज़ नहीं है, कोई भी गॉड जैसी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट बट इन्होंने सोल के ट्रांसमाइग्रेशन के ऊपर बात कही है, मतलब सोल नहीं होने का बात कही है, लेकिन इन्होंने पुनर्जन्म की बात कही है, कि भाई पुनर्जन्म होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन इन्होंने सोल का कॉन्सेप्ट नहीं माना, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने मिडिल पाथ की बात कही है, सेलिब्रेशन का, वो तो मैंने आप लोग पहले बता दिया, मिडिल पाथ की बात इन्होंने कही है। नेक्स्ट, इन्होंने लिबरल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इन्होंने जो संघ बनाया उसके अंदर हर एक व्यक्ति को बुलाया, कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, इंसान हो, कोई भी किसी भी कास्ट से आता है, किसी भी रिलीजन से आता है, वो अपने आप में सक्षम है इस अचीवमेंट को पाने के लिए। अपने ज्ञान की बस आपको बस क्या करना है, अपने दुखों से बाहर निकलना है, तो बस अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कीजिए, आप अपने सारे के सारे दुखों से बाहर भी आ जाओगे, और मतलब एक तरीके से उन्होंने पूरा अपने सारे दरवाजे खोल के रख दे कि जिसको आना है वो आ जाए, बस अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कीजिए एंड यू विल बी लिबरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, वुमेन्स को भी इन्होंने अल्टीमेटली गिवन इक्वल स्टेटस एज मेन। इनिशियली ऐसा नहीं था, ये आप लोग जानते होंगे कि इनिशियली बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के अंदर क्या बोलते हैं, वुमेन्स वर नॉट अलाउड, एंड बाद में बुद्धिस्ट क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध की आज्ञा पाकर वुमेन्स वर अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने कास्ट सिस्टम, वर्णा सिस्टम, इन सबको पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को, हायरार्की को सब पूरी तरीके से अपोज किया, कि भाई ये सब चीज़ें गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई भगवान किसी को एक ऊपर बनाए, किसी को नीचे बनाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट, अथॉरिटीज ऑफ वेदास व चैलेंज, इन्होंने भगवान जो वेदों की अथॉरिटी है उसको पूरी तरीके से चैलेंज किया था। इनफैक्ट उन्होंने, जो मैंने अभी जस्ट कहा कि भगवान जो बोला तो भगवान को मानते ही नहीं थे, तो वर्णा सिस्टम वगैरह कुछ आता ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, आर्ट एंड कल्चर में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है स्तूपा बनाने का, चैत्य बनाने का, विहार बनाने का, ये सब चीज़ें इनके ही आने के बाद से होती है, कि भाई स्तूपा बनाना, चैत्य बनाना, एक्चुअली इन्होंने कुछ नहीं करवाया है, मतलब इन्होंने एक भी ना विहार बनाया ना इन्होंने चैत्य बनाया, लेकिन इनके बाद, इनके जाने के बाद लोग इनकी याद में विहार बनाना, स्तूपा बनाना, चैत्य बनाना, ये सब काम स्टार्ट करते हैं, जिससे कि बुद्धिज्म के द्वारा बहुत सारे कंट्रीब्यूशन आते हैं आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है।
इसके अलावा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, हालांकि सेम वही इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन इनके मोनेस्टिसिज्म जो सिस्टम है, जो मोनेस्ट्री सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया कि ये एक जगह पे रहेंगे और वहाँ पे जिनको इनको आना है भिक्षु जो है वो आएंगे, वहाँ पे रहेंगे, ये ज्ञान देंगे, उन ज्ञानों का इन लोग पालन करेंगे, एक क्या बोलते हैं मॉन्क्स की लाइफ जीना, वो सब चीज़ें है, उनसे जन्म होता है रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये सब चीज़ें उससे आती है। लैंग्वेज ऑफ द लोकल पीपल, जो आपका पाली लैंग्वेज है, इसको ज़्यादा वेटेज मिलने की वजह से इसका जो ग्रामर है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, वो सब भी बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा इंडियन कल्चर को हर एक पार्ट ऑफ एशिया में पहुंचाने का कार्यक्रम भी इनके बाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉजेज ऑफ क्या है? फर्स्ट, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल की वायलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए गौतम बुद्ध ने इतनी फाइट की, इतना इंपॉर्टेंस दिया कि बुद्धिज्म इसी बेसिस पे लड़ सकता है, इसी बेसिस पे रह सकता है, उसी का वायलेशन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि इन्होंने मतलब ऑस्ट्रियस लिविंग भी मना किया था और एकदम प्लेजर वाला लिविंग भी मना किया था, लेकिन इन्होंने जो मध्यम मार्ग दिया था उसको भी लोग मतलब फॉलो नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे जब बुद्धिस्ट पैट्रनेज ज़्यादा होने लगा तो पैसे आने लगे, रॉयल पैट्रनेज बहुत ज़्यादा होने लगा, रॉयल पैट्रनेज की वजह से पैसे अच्छी तरीके से भर भर के आने लगे, राजा महाराजा इनको पैसे देते थे, तो उससे एक क्या आने लगा, एक कुरूपता आने लगी, एक गड़बड़ी आने लगी, मानसिक विकृति आने लगी कि जो मॉन्क्स वगैरह थे वो लेजर एक्टिविटीज़ में, प्लेजर एक्टिविटीज़ में घुसते चले गए, और फिर विमेंस वेर टेकन एज, मतलब विमेंस को भी उसी लस्ट की तरीके से देखे गए, बहुत गंदी गंदी चीज़ें भी लिखी गई हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन वही सब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसा और क्या बोलते हैं अथॉरिटी, काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर इन्फ्लुएंस करना, वुमेन्स होना, एक ही जगह पे सब कुछ होने की वजह से बहुत सारी विकृतियाँ इस संघ वगैरह में आने की वजह से बुद्धिज्म का धीरे धीरे डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट संस्कृत, जो मैंने आपको कहा कि भाई इसी से लड़के तो पाली को गौतम बुद्ध जी ने अपनाया था। संस्कृत की वजह से उपनिषदिक ज्ञान जो था वो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड था, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने पाली को चूज़ किया कि भाई पाली में अगर मैं बोलूँगा तो कॉमन पीपल कोई भी समझ लेगा, क्योंकि वो कॉमन लैंग्वेज है, वो हर एक लोग रोज खाने पीते हैं, हर वक्त घर में लोग वही बात कर रहे हैं, जैसे हिंदी आज है। ठीक है, तो कोई भी जब हिंदी में बात करेगा तो आपको आसानी समझ में आने, अब वो आके फ्रेंच में बात करना स्टार्ट करेगा तो आपको क्या समझ में आने वाला। तो यहाँ पे संस्कृत से लड़के ही तो हम लोग ने पाली को अडॉप्ट किया था। अब आप वापस से घूम के वापस से संस्कृत पे जा रहे हो, तो दिस इज वो मतलब घूम के चक्र वहीं पे आ गया, तो गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट है 5th एंड 6th सेंचुरीज में हुन का आक्रमण बहुत तेजी से होता है, तुर्किश इन्वेडर्स आपके 12th सेंचुरी में आते हैं, जो कि मोनास्ट्रीज वगैरह को बुरी तरीके से तोड़ते हैं, मूर्ति भंजक ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से इनके जो मॉन्क्स वगैरह को लूटना, ये मोनास्ट्रीज वगैरह पे अटैक करके वहाँ का पूरा जितना सोना जवाहरात जो भी रहता था, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब ले जाना, वहाँ की वुमेन्स को किडनैप करके उनके साथ बदसलूकी करना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इनका और पतन तेजी से होने लगता है, लोग डरने लगता है कि भाई हम लोग इस चीज़ें में नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये अर्बन रिलीजन था। ठीक है, आपका बुद्धिज्म क्या था, आपका अर्बन रिलीजन था, लेकिन आपका जो रूरल इंडिया जिसमें मेन मास रहता था वो हमेशा हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करता था। ये जितना भी बुद्धिस्ट एरियाज रहेंगे वो जो मेन टाउन्स है, जो मेन कल्चर सेंटर्स है, वहीं पे सिर्फ ये जहाँ पनपता था, लेकिन जो आपका मेन जो गाँव एरिया था, रूरल इंडिया था, उसमें ये पनप ही नहीं पाया, उतना लोगों को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक डिवीजन बनता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट ब्राह्मणिज्म ने अपने आप को रिवाइवल करना स्टार्ट किया, और इसी समय बुद्धिस्ट लोगों में अपने अपने में डिवीजन, हीनयान, महायान, थेरवाद, ये सब वो सब टूटना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से वो टूटता चला गया और ब्राह्मणिज्म अपने आप को कंसोलिडेट करता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट राजपूत जो रूलर्स से जो बाद में आते हैं आपके बाय द एंड ऑफ एंशियंट इंडिया के समय पे, तो वो एक वॉर लाइक ट्राइब्स थे। इनके समय पे ये था कि भाई लड़ाई मार झाड़ रखना ये सब करना ही था, क्योंकि आपस में लड़ना वड़ना ये सब इनका डेली रूटीन रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे अहिंसा जैसे पाठ वगैरह पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो गया, इन लोग को समझाना सिखाना ये सब बहुत मुश्किल हो गया, एंड स्लोली इनको पैट्रोनेज वगैरह मिलना भी इसी वजह से कम होता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जैनिज्म पे। ठीक है, जैनिज्म दो वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा से भी काफ़ी पहले से जैनिज्म था, बट मेन प्रोपोनेंट इस समय आपके जो वर्धमान महावीर जो आते हैं, वो इसके मेन, जिनको शॉर्ट में महावीर कहा जाता है, ये
इसको इतना ज़्यादा फैलाते हैं, एंड ही दो बीइंग अ कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध, इन दोनों की वजह से इस रीजन में एक अलग से कल्चरल रेवोल्यूशन निकल के आता है, रिलीजियस रेवोल्यूशन निकल के आता है। एंड दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ में होते हुए भी एक दूसरे के अंदर कोई भी मेल मिलाव नहीं होता है, मतलब कहीं पे मिलना जुलना नहीं होता है, लेकिन फिर भी दोनों के ज्ञान वगैरह सब कुछ लगभग सेम होते हैं। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। इसका प्रोमिनेंस वही सेम 600 बीसी के आसपास आता है आपके, जब लॉर्ड महावीर इसको रिलीजन को प्रोपोगेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। जैन का मतलब होता है, या जिन, जैन का मतलब होता है जिन से होता है, ठीक है, जिन से निकलता है। जिन का मतलब जो जीत जाता है, जीत जाने वाले को जिन कहा जाता है, ठीक है। तो कौन कर तो जैन साहित्य के अंदर कहा गया कि 24 तीर्थंकर्स हो चुके हैं। तीर्थंकर्स मतलब ऐसे जो पाथ को लीड करें, टीचर्स लाइक, ठीक है। यहाँ पे टीचर लिखा हुआ है, एक्चुअली इसका ये होता है कि द वन हु शोज द पाथ, ठीक है, द वन हु शोज द वे, वो तीर्थंकर का एक्चुअली मतलब ये होता है, ठीक है। फर्स्ट तीर्थंकर आपके ऋषभनाथ या ऋषभ देव इनको कहा जाता है, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, आदि देव भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब अलग अलग नाम है इनके। ये इनके बारे में ये मतलब सबसे पहले कहा जाता है, इनका साइन बुल है, ये सब आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23rd जो तीर्थंकर थे, आपके फर्स्ट के बाद सीधा 23rd के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, पहले वाले के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, 23rd के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, और 24th आपके जो वर्धमान महावीर जी हैं उनके बारे में तो काफ़ी सारी जानकारी है, ठीक है। 23rd जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, जो कि बनारस में पैदा हुए थे, वहाँ के जो आपका काशी राज्य था उसके उनके प्रिंस थे। नेक्स्ट 24th जो तीर्थंकर थे वो आपके वर्धमान महावीर जी हुए हैं। और मैंने जैसे बताया कि जैन डॉक्ट्राइन जो है वो आपका बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन से काफ़ी पहले ही आ चुका था इस अस्तित्व में, ठीक है। लेकिन फेमस इतना नहीं हो पाया था क्योंकि ये बहुत ही सेक्लूडेड था, बहुत ही कम एरिया में रहना, एंड उस समय ब्राह्मणिज्म का डोमिनेंस ज़्यादा होने की वजह से इनको कभी भी वेटेज इतना नहीं मिला था, ठीक है। नेक्स्ट महावीर के बारे में भी कुछ बात कर सकते हैं। तो ये आपके वैशाली के पास कुंडग्राम नाम की जगह है, वहाँ पे ये पैदा हुए थे, ठीक है। ये ज्ञातिका क्लान है उसके मेंबर थे, मतलब उससे बिलोंग करते थे। और जैसे मैंने बताया कि बुद्ध और महावीर जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। इनके पेरेंट्स सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था, और त्रिशला जो कि लिच्छवी चीफ चेतक की बहन थी, ठीक है, ये उनकी बहन थी। तो आप देख सकते हैं कि रॉयल लीनेज इनका भी है, ठीक है। जैसे कि आपके गौतम बुद्ध जी का था, वैसे इनका भी रॉयल लीनेज है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते होते ये फिर आपके निकल के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनकी शादी हुई थी, यशोदा नाम की इनकी पत्नी थी, और उससे उन्होंने मतलब इनको एक पुत्री हुई अनुजा, जिसका नाम है, या फिर उनका दूसरा नाम है प्रियदर्शनी, ठीक है, या प्रियदर्शना यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी है आप लोग इतना याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट इनको कैवल्य की प्राप्ति, या फिर जो जिसको हाईएस्ट नॉलेज, ये सब जैन में है, ठीक है, उसमें निर्वाण था, यहाँ पे कैवल शब्द का उपयोग किया जाएगा। ये सब आप लोगों को डिस्टिंग्विश पता होना चाहिए कि वहाँ पे निर्वाण कहाँ गया, यहाँ पे कैवल कहाँ गया, ठीक है। 42 के एज में इनको हुआ था अंडर द साल ट्री, ठीक है, साल ट्री के नीचे इनको हुआ था। उसके बाद इनको महावीर जितेंद्र कहा गया, ठीक है, जीन जितेंद्र कहा गया, ठीक है, जिन्होंने अपने सारे सेंसेस को जीत लिया है, या फिर इनको निर्ग्रंथ कहा गया, जो हर एक ग्रंथों से मतलब हर एक बॉन्डेजेस से बाहर हो चुके, ठीक है। फर्स्ट सरमन इन्होंने पावा में दिया था। पावा एक्चुअली राजगृह के पास ही है जहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। राजगृह में इनकी मतलब फर्स्ट सरमन के बाद ही इनकी डेथ नहीं हो जाती है, आप समझ सकते हैं, मतलब 42 से लेकर 72 के बीच में ये सरमन देते रहते हैं। लेकिन जो फर्स्ट सरमन इन्होंने पावा में दिया था, उसके बाद कुछ ही दूरी पे है आपका राजगृह, जहाँ पे इनकी अल्टीमेट इन्होंने सांसें ली थी, ठीक है। इनसे एसोसिएटेड जो सिंबल है वो लॉयन का है, ठीक है। हर 24 जितने भी आपके 24 तीर्थंकर हैं उनका अपना अपना क्या बोलते हैं साइंस है, सिम्बॉल्स है, वो आप लोग देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, तो आप लोग उसको प्लीज़ नेट पर से चेक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हर एक साइन को बस मुझे बताना पड़ेगा कि ये इनका लोटस है, इनका बुल है, इनका ये सबसे भी इतना खास है, ठीक है। टीचिंग्स ऑफ महावीर, इनके जो टीचिंग्स है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अथॉरिटी ऑफ द वेदास और वैदिक रिचुअल्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम ये हो ही नहीं सकता कि वैदिक रिचुअल्स और वेदास पढ़ने के बाद ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, या फिर आपको भगवान के दर्शन हो, या फिर अल्टीमेट ट्रूथ वगैरह का नॉलेज हो, ठीक है। इन्होंने गॉड का जो एग्जिस्टेंस है उसको पूरी तरीके से नकार दिया। लेकिन याद रखिएगा, जैनिज्म में गॉड का एसेंस है, एग्जिस्टेंस को माना गया। इनसे पहले जो आपके 23 तीर्थंकर आए हैं उन्होंने गॉड को माना है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जैन जो जिन है, ठीक है, जिन जो है वो भगवान से ऊपर है, ठीक है। भगवान
जिन के नीचे आते हैं, ठीक है। मतलब महावीर को एज इन ये भगवान से भी ऊपर है, ऐसा जैनिज्म में कहा गया, ठीक है। इन्होंने लेकिन कर्म और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल जो होता है, इसको ये पूरी तरीके से मानते हैं, मतलब ये सोल का एसेंस मानते हैं कि सोल होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोलते हैं, भगवान को मानने से मना किया, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जैसे बता दिया कि भाई जैनिज्म में भगवान को माना जाता है, इन्होंने नहीं माना, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वालिटी के ऊपर इन्होंने पूरी तरीके से वैसे सेम टू सेम जैसे गौतम बुद्ध जी ने कहा कि भाई इक्वालिटी होना चाहिए, कोई भी वर्ण सिस्टम जैसी चीज़ हो ही नहीं सकती, ये सब चीज़ें सब फालतू के बकवास है। और इन्होंने लेकिन एक मध्यम मार्ग जो उसमें था, गौतम बुद्ध जी ने जो कहा था, उसके विपरीत यहाँ पे ऑस्टेरिटी एंड नॉन वायलेंस जैसी चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा वेटेज किया। नॉन वायलेंस तो वहाँ पे भी सेम था, लेकिन ऑस्टेरिटी वहाँ पे नहीं थी, ठीक है। ऑस्टेरिटी मतलब सीवियर पेनेंस करना, अपने आप को बहुत प्रताड़ित करना, मतलब बिना खाए पिए आप काफ़ी दिनों तक रहो और फिर उसका भगवान का जप करते रहो, जप करते रहो, जब तक आपको भगवान मिले नहीं, मृत्यु के शैया पे आ जाओ, लेकिन फिर भी आप अपना जप मत छोड़ो। इस तरीके से चीज़ें करके आपको भगवान को पाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बजाय ऐसा गौतम बुद्ध जी ने कहा था, इसको इसके बजाय आपको मध्यम मार्ग करना है। लेकिन यहाँ पे महावीर कहते हैं कि भाई आपको सीवियर ऑस्टेरिटी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होने वाली, ठीक है। टीनेट्स ऑफ द जैनिज्म, जैनिज्म के इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे बिलीफ ऑफ द गॉड है, ठीक है। जैनिज्म रिकॉग्नाइजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लेकिन जिनके नीचे रखते हैं, महावीर के नीचे रखते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने कंडेम नहीं किया वर्णा सिस्टम को, जो दो इन्होंने ये कहा कि भाई ये सब क्या बोलते हैं, वर्णा सिस्टम जो है ये इसको मतलब हम लोग मानते हैं, लेकिन इसको कंडेम नहीं करें, बुरी तरीके से नहीं मान रहे ये। लेकिन इक्वालिटी के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस करते हैं कि भाई जो वर्णा सिस्टम है ये बुरा भले है, मतलब हम लोग कंडेम नहीं करें, ये है सिस्टम और ये इक्वालिटी के तरफ काम करना चाहिए। जो एक्चुअल वर्णा सिस्टम है जो ऋग्वेद में दिया गया था उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि रिजिड सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। होप करता हूँ समझ में आ रहा है कि जो एक्चुअल इनिशियल जो वर्णा सिस्टम था उसके ऊपर वेटेज ज़्यादा दिया गया एज कम्पेयर टू जो नेक्स्ट फॉर्म में आ जाता है, लेटर वैदिक फॉर्म में जो रिजिड सिस्टम आता है उसको। इनफैक्ट आपके महात्मा गांधी जी ने भी वर्णा सिस्टम को कंडेम नहीं किया है, उसके बजाय उन्होंने क्या बोलते हैं एक्चुअल जो रिजिड वर्णा सिस्टम है उसको बुरा कहा है। उसके अलावा उन्होंने ऋग्वेदिक जो वर्णा सिस्टम है उसको कहा है कि हाँ वो ठीक है, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने थियोरी ऑफ कर्मा और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये मैंने आपको बता दिया, ये सब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने ये कहा कि इन्होंने नहीं, ये जैनिज्म के बेसिक टीनेट्स है। तो जैनिज्म कहता है कि वर्ल्ड के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जीव और आत्मा, ठीक है। जीव और आत्मा इंपॉर्टेंट चीज़ें, जीव जो है वो कॉन्शियस बीइंग है, आत्मा जो है वो अनकॉन्शियस बीइंग है, ठीक है। ऐसा इनका कहना है कि मतलब वर्ल्ड में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, हर एक चीज़ में इन्होंने आत्मा देखी है। ये भी आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने मिट्टी में भी आत्मा देखी है। इन्होंने ये कहा कि भाई हर एक चीज़ में कॉन्शियसनेस है, पत्थर है तो कॉन्शियसनेस है, पेड़ है तो कॉन्शियसनेस है, हवा है तो कॉन्शियसनेस है, जानवर है तो उसमें अंदर भी कॉन्शियसनेस है, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हर एक चीज़ जो है वो जीव और आत्मा दोनों से बनी हुई है। तो आत्मा अनकॉन्शियस है, लेकिन जीव जो है वो पूरी तरीके से कॉन्शियस होता है। इसके अलावा तीन रत्न, इसको थ्री रत्न आप लोग लिख लीजिएगा, ये त्रिरत्न है जैनिज्म के, त्रिरत्न, ठीक है। ट्राई रत्न आप बोल सकते हैं, त्रिरत्न जैसे भी आप लोग लिखना चाहें, ठीक है। त्रिरत्न है आपका राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। वहाँ पे हम लोगों ने अष्टांगिक मार्ग देखा था, 8 रास्ते, लेकिन यहाँ पे 3 उसमें खत्म कर रहे हैं। क्या? राइट फेथ, आपका जो फेथ होना चाहिए, विश्वास जो होना चाहिए वो कभी भी राइट होना चाहिए, ध्यान जो होना चाहिए वो राइट होना चाहिए। किसी चीज़ पे विश्वास करो तो अच्छा सही सीधे चीज़ों पे विश्वास करो, अच्छी चीज़ों पे सत्य पे विश्वास करो, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज जो होना चाहिए वो कभी भी सत्य वाला सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो कंडक्ट है, जो आप भी कुछ हरकतें कर रहे हो, वही जो एक्शन वगैरह जो आप कर रहे हो वो सब भी पूरी तरीके से राइट होना चाहिए। ये कंडक्ट को फर्दर डिवाइड किया गया 5 कस्मों में, 5 वोज में क्या बोलते हैं डिवाइड किया गया। अहिंसा, नॉन वायलेंस जिसको कहा जाएगा, सत्य, हमेशा सत्य बोलो, अस्तेय, चोरी नहीं करना है, फोर्थ अपारिग्रह, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी एक्वायर करके नहीं रखना है, और लास्टली है ब्रह्मचर्य, एब्स्टिनेंस, या इसको आपका क्या बोलते हैं सेलिबेसी कहा जाता है, जो कि मतलब महावीर ने अपने तरफ से डाला था। ये चारों जो थे ये पहले से जैनिज्म के हिस्सा थे। इसके अलावा जो ब्रह्मचर्य वाला चीज़ है वो महावीर ने अपने तरफ से डाला था, ठीक है। तो ये 5 इसके
क्या बोलते हैं, 5 ओज हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्ट ऑफ जैनिज्म, तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट स्टोरी है, हर जगह आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ कि श्वेतांबर और दिगंबर दो तरीके के सेक्ट बन गए। कैसे बन गए? मगध में 12 साल का अकाल आया, ठीक है, 12 साल का फेमाइन आया, जिसमें क्या हुआ कि उस समय ये सब सारे के साथ जितना जैनिज्म था वो प्रोमिनेंटली आपके इसी रीजन में था, क्या बोलते हैं, मगध के आसपास। उस समय वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य, हम लोग मौर्य अगले वीडियो में मौर्य साम्राज्य देखने वाले हैं, मौर्य एम्पायर से देखने वाले हैं, तो उसमें आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब अकाल पड़ गया, तो ये का उस समय के जो मेन जो जैनों के जो हेड थे, भद्रबाहु उनका नाम था, उन्होंने ये सजेशन किया कि भाई हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए, हम लोग को दैवीय शक्ति, ये दैवीय आदेश ये आ रहा है कि हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। इसीलिए ये फेमाइन पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो फेमाइन के कंडीशंस हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि भगवान हमसे रुष्ट हो गए, तो हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए और कहीं और जाके बसना चाहिए। तो उन लोग ने वहाँ से ट्रैवल किया और वो कर्नाटका के श्रावण बेलगोला, जो अब रिसेंटली ये जो जगह है, अब आप लोग नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ पे इन लोग वहाँ से चले आए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूल बाहु, ठीक है, उनको स्थूल बाहु भी कहा जाता है, स्थूल भद्र भी कहा जाता है, जैसे भी आप लोग को याद रखना हो। स्थूल बाहु के अंडर में उन लोग क्या करें, वहीं पे रह गए, आपके मगध में ही रह गए। इन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पे रहेंगे, ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी कर्मभूमि है, हम लोग यहीं पे रहने वाले, ठीक है। तो भद्रबाहु के जो साथ थे वो यहाँ नीचे चले आए, आपके स्ट्रिक्ट पेनेंस वगैरह उसी तरीके से जैसे जैनिज्म का जो इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट था, ऑस्टेरिटी करना, पेनेंस करना, उस सबको वैसा का वैसा ही फॉलो कर रहे हैं भद्रबाहु के जो साथ में आए थे। लेकिन जो स्थूल बाहु के साथ में रह गए थे, वो वैसे वहां पे जाने के बाद, मतलब वहीं पे रहने के बाद, मगध में रहने की वजह से वो धीरे धीरे लैक्स होते चले गए, उनके ऊपर कोई देख रेख नहीं रहने वाला था, ये लीडर बन गए थे। इन्होंने धीरे धीरे ये कहा कि भाई आप लोग लोगों के बीच में रहो तो आप नंगे नहीं घूम सकते, जो कि वहाँ मतलब सीवियर पिनेंस का एक हिस्सा हिस्सा हुआ करता था कि आप लोग को नंगे ही रहना है, आप लोग को बिना कपड़े के रहना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई आप लोग को इजाज़त दी जाती है कि आप लोग सफ़ेद कपड़े पहन के रह सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गए आपके श्वेतांबर। श्वेतांबर मतलब श्वेत मतलब वाइट, अंबर मतलब जो पहना, क्लैड, ठीक है। तो श्वेत, वाइट क्लैड इनको कहा जाता है, जो कि मतलब श्वेत कपड़े पहने हैं, तो ये हो गए आपके श्वेतांबर। और जो बिना कपड़े के रह गए वो हो गए दिगंबर, मतलब दिग मतलब आकाश, और अंबर मतलब क्लैड, तो आकाश जिन्होंने ओढ़ के रखा हुआ है वो हो गया दिगंबर, ठीक है। तो मेन यही था, और इसमें कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक्स में पढ़ लेते हैं। सॉरी, ये वही है, आप दिगंबर्स बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी। इस समय को ये जो मेल मॉन्क्स है वो कुछ भी कपड़े नहीं पहनते, और जो विमेंस हैं उन लोग को अनस्टिच प्लेन वाइट साड़ीज पहनने का पूरी तरीके से आज्ञा दिया गया, ठीक है। इसके अलावा 5 वोज इन लोगों को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मानना पड़ता है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, पारिग्रह और ब्रह्मचर्य वगैरह अच्छी तरीके से मानना पड़ता है। और इसमें लेकिन ये है कि वुमेन्स लोग लिबरेशन नहीं अटेन कर सकती, ये अपने अल्टीमेट गोल को नहीं अटेन कर सकती है। भद्रबाहु इसके एक्सपोनेंट थे। श्वेतांबर ये आपके व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे, ये 4 ही वो फॉलो करते हैं। इसमें जो लास्ट वाला है, ये जो आपके वर्धमान महावीर ने जो ऐड किया था, इसको ये फॉलो नहीं करते इसमें। लेकिन इन्होंने वुमेन्स लोग को भी लिबरेशन की आज्ञा दे दी कि वुमेन्स कैन ऑल्सो लिबरेट देमसेल्फ, ठीक है। स्थूलभद्र इसके एक्सपोनेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इसका भी कुछ काउंसिल्स है कहीं पे, मतलब रेयर जगह पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं किसने कैसे कैसे किया, वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसमें ये याद रखिएगा कि ये जो आपके काउंसिल कराए गए थे, ये श्वेतांबर वाले लोग ने किया था, दिगंबरों को इनविटेशन दिया गया था बट वो आए नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखें, बाकी इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट जो काउंसिल की गई थी वो स्टूल बाहु के क्या बोलते हैं, स्टूल बाहु के अध्यक्षता में की गई थी 300 बीसी में। इसमें 12 अंगों को, जो अंग मतलब ऑर्गन्स नहीं, ये किताबों का नाम है, बुक्स का नाम है, ये बुक्स को कंपाइलेशन का काम स्टार्ट किया गया था, ये पाटलिपुत्र में किया गया था, ठीक है। सेकंड जो हुआ था वो 512 एडी में किया गया, यहाँ पे बीसी देख रहे हैं और यहाँ पे एडी, लगभग 800 साल के बाद कराया जाएगा वल्लभी में। देवर्धिंगानी जो भी हैं इनके इनकी अध्यक्षता में होगा, और फाइनल कंपाइलेशन किया गया 12 अंग और 12 उपअंगों का, ठीक है। जैनिज्म बुद्धिज्म से कैसे अलग है वो हम लोग 4 पॉइंट्स में देख लेते हैं। फर्स्ट, जैनिज्म में एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड है, मैंने जैसे बताया, लेकिन उसको जैन जिन के नीचे रखा गया, लेकिन बुद्धिज्म पूरी तरीके से गॉड को मानने से मना करता है, ठीक है। जैनिज्म ने कंडेम नहीं किया है वर्णा सिस्टम को, लेकिन बुद्धिज्म ने कंडेम किया है, ठीक है।
जैनिज्म ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल मानता है, ठीक है, जैसे री इनकारनेशन, मतलब एक पैदा हुआ था फिर वो दूसरे उसमें पैदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म पूरी तरीके से सोल का कॉन्सेप्ट ही नहीं मानता, लेकिन वो ट्रांसमाइग्रेशन मानता है, मतलब वापस पैदा होना मानता है, लेकिन वो ये नहीं मानता कि भाई सोल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्धिज्म ने मिडिल पाथ की बात की थी, लेकिन जैनिज्म ने ऑस्टेरिटी, कंप्लीट ऑस्टेरिटी या सीवियर ऑस्टेरिटी, पेनेंस वगैरह फॉलो करने की बात कही थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच का डिफ्रेंशिएशन। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ। ये आई होप, मतलब ये बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, बट इट वाज कंप्लीट लेक्चर, इसमें सारे के सारे डिटेल्स आपके मैंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया, कुछ भी इसमें बचा हुआ नहीं है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करूँगा, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूँगा, बाय।